बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 6। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने 9th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस किया था, डेट इज ग्रेविटेशनल। स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल के हमने टॉपिक कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज को डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल स्टूडेंट हमारे पास रहते हैं वो हम जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी रहते हैं 2-3, उनको हम जब आप क्लास में आएंगे तो आपके साथ क्लास में बाई फेस डिस्कस किया जाएगा। तो स्टूडेंट, ऑनलाइन लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम टॉपिक को कंप्लीट कर लें। एक्सरसाइज जो एमसीक्यूज वगैरह हैं, जब आप स्कूल ओपन होंगे तो आप कल स्कूल में आएंगे तो आपके साथ क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तो ऑनलाइन में हमारी कोशिश होगी कि हम मैक्सिमम टॉपिक को कंप्लीट कर लें। तो स्टूडेंट, आज 6 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 6 चैप्टर में हमारे पास है वर्क एंड एनर्जी। स्टूडेंट, 6 चैप्टर में हम देखेंगे कि वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, वर्क और एनर्जी का आपस में रिलेशन क्या है। तो आज चलते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज वर्क। वर्क का उर्दू में मतलब काम। आज स्टूडेंट हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास क्या इंग्लिश डिक्शनरी में जो इंग्लिश डिक्शनरी में वर्क के जो मीनिंग है, क्या वो साइंटिफिक मीनिंग ऑफ वर्क से डिफरेंट हैं या सेम है। यानी हम डिस्कस करेंगे कि वर्क की फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क किस चीज़ को बोलते हैं। स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2 एग्जांपल लिखी हुई है कि स्टूडेंट सॉल्व फिजिक्स प्रॉब्लम। एक बच्चा बैठा हुआ है स्टूडेंट, वो फिजिक्स और मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ये इकबाल इज डूइंग वर्क इन ऑफिस। अब ये दोनों जो स्टेटमेंट है, इकबाल अपने ऑफिस में काम कर रहा है, स्टूडेंट जो है वो फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। एक डेली लाइफ के मुताबिक हमारे पास इंग्लिश मीनिंग ऑफ वर्क, इंग्लिश डिक्शनरी के वर्क के जो मुताबिक जो वर्क के मीनिंग है उनके मुताबिक ये दोनों शख्स क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट, हमारे पास अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये दोनों शख्स काम नहीं कर रहे। इट मीन के साइंटिफिक मीनिंग ऑफ वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम एवरीडे मीनिंग ऑफ वर्क। रोजमर्रा जिंदगी में हम जो वर्क के मतलब लेते हैं, काम के जो मानी लेते हैं, वो कुछ और होते हैं, और हमारे पास साइंस फिजिक्स के जो डिक्शनरी में हमारे पास वर्क का जो मतलब है, डिफिनीशन है, वर्क को डिफाइन करते हैं, वो कुछ और है। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्या वर्क। हम देखेंगे कि वर्क अकॉर्डिंग टू फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क क्या होता है और कौन सी बॉडी फिजिक्स में वर्क कर रही होती है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, और वर्क कितने टाइप्स का होता है। तो आज का हमारा लेक्चर है वर्क क्या है और वर्क किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, और कौन सी बॉडी वर्क कर रही है तो कौन सी टाइप का वर्क होता है। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वर्क, हम देखते हैं कि वर्क की डिफिनीशन क्या है। स्टूडेंट, देखें कि हमारे पास वर्क फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क इस चीज़ को बोलते हैं कि जब फोर्स लगे किसी भी बॉडी के ऊपर और फोर्स की वजह से बॉडी डिस्टेंस कवर करे, बॉडी डिस्प्लेस हो, बॉडी कुछ फासला तय करे। लेकिन कैसे फासला तय करे? बॉडी ही की अप्लाइड फोर्स ही की डायरेक्शन में बॉडी फासला तय करे, तो एक हम कहेंगे कि फिजिक्स कहती है कि वो बॉडी क्या कर रही है, वर्क कर रही है। अगर एक शख्स फोर्स लगाए लेकिन बॉडी डिस्प्लेस ना हो, बॉडी उस अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में मूव ना करे, तो हम कहेंगे कि वर्क नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल, अगर एक शख्स 50,000 न्यूटन फोर्स लगा रहा है एक दीवार के ऊपर, लेकिन दीवार मूव तो नहीं कर रही अप्लाइड फोर्स के मुताबिक, हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वो शख्स वर्क नहीं कर रहा। इसी तरह से एक टीचर बैठा हुआ चेयर के ऊपर मसलसल 5 आवर्स जो है से मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, स्टडी कर रहा है, तो डेली लाइफ के मीनिंग के मुताबिक वो काम कर रहा है, लेकिन फिजिक्स कहेगी कि वो काम नहीं कर रहा है। एक बच्चा रो रहा है, एक बच्चा खा रहा है, एक बच्चा पी रहा है, लेकिन ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हमारे पास ये कोई भी बॉडी वर्क नहीं कर रही। रोना, खाना, पीना हमारे पास नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग वर्क नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स अगर एक बच्चा किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहा है और वो बॉडी मूव कर रही है फोर्स की डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल टेबल को एक बच्चा घसीट रहा है, तो वो फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहा है उसी डायरेक्शन में टेबल में चेयर भी मूव कर रही है, तो फिजिक्स कहेगी कि वो बच्चा क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो अब हम कहेंगे कि व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वर्क इज सेड टू बी डन। क्या कहते हैं कि व्हेन वी अप्लाई फोर्स, जब हम क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं ऑन बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स लगाते हैं, एंड बॉडी डिस्प्लेस, डिस्प्लेस का क्या मतलब कि बॉडी मूव कर जाए, बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करे, बॉडी डिस्प्लेस हो जाए,
किस में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हो जाए, देन वर्क इज सेड टू बी डन, तो हम कहेंगे कि बॉडी ने क्या किया है, वर्क डन कर दिया है। सिंपल सा क्या मतलब कि जब कभी किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे और वो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स ही की डायरेक्शन में मूव करे, तो हम कहते हैं कि बॉडी ने क्या कर दिया है, वर्क डन किया। अगर किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, चाहे 50,000 न्यूटन फोर्स क्यों ना अप्लाई करें, बॉडी अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही, तो हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। किसके अकॉर्डिंग, फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क नहीं हुआ। किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी फोर्स ही की डायरेक्शन में मूव करे, तो हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हमारे पास क्या हो गया है, वर्क हो गया है। अगर जैसे इकबाल अपने आपस में काम कर रहा था, वो पूरा दिन फाइलें पढ़ता रहता है, राइट करता रहता है, रीड करता रहता है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वो काम नहीं कर रहा। काम कब होगा, जब फोर्स, बॉडी पे फोर्स लगे, कोई भी बॉडी उस पे फोर्स लगे, लेकिन फोर्स ही ना लगे, लेकिन बॉडी डिस्प्लेस करे, बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करे, बॉडी मूव करे, किसकी डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में, तो फिजिक्स तब कहती है कि हमारे पास क्या होता है, वर्क होता है। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास दूसरी डिफिनीशन भी कुछ इस तरह से बनती है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। डॉट प्रोडक्ट, एक हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती है, मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट हमारे पास दो तरह की है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखेंगे हम फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी भी होती है और स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी के दरमियान और स्केलर क्वांटिटी के दरमियान हम जब मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट जो है ये मल्टीप्लिकेशन की ओर करता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट किसका, डॉट प्रोडक्ट एक फोर्स का और दूसरा किसका, डिस्प्लेसमेंट का। देखिए यहाँ पे बॉडी जब मूव कर रही होती है तो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, जब बॉडी एक ही डायरेक्शन में, वो एक्चुअली बॉडी का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट सिंपली कह सकते हैं। फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या चीज़ हासिल होता है, वर्क डन। यानी हम लिख सकते हैं कि वर्क डन हमारे पास किसके बराबर होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स और साथ हमारे पास किसका, डॉट, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, ये दो वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती हैं तो हमारे पास क्या बनता है, वर्क बनता है। कितनी फोर्स लगी और बॉडी ने कितना फासला, कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इन दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट जो है ये हमारे पास वर्क लाता है। ये दो वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती हैं और रिजल्ट हमें जो वर्क मिलता है वो कौन सी क्वांटिटी है, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी आ जाती है। अब ये मैथमेटिकली हमने वर्क को रिप्रेजेंट कर दिया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, दैट इज कॉल्ड वर्क। ये हमारे पास दोनों डिफिनीशन आ जाती हैं, किसकी, वर्क की आ जाती हैं। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट वर्क डन के काम हो गया है, वर्क डन हुआ है, किसके बराबर, वर्क डन किसके बराबर था, फोर्स इनटू डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल करे, किस में, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में। इन दो का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कितनी बॉडी ने फोर्स अप्लाई की और कितना बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू वर्क डन। तो अब स्टूडेंट वर्क डन किसके बराबर है, फोर्स इनटू डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क डन को हम वर्क डन लिखते हैं, डेट इज इक्वल टू फोर्स हो, कितनी फोर्स अप्लाई की और बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई, कितना बॉडी ने मूव किया, डिस्प्लेसमेंट। इन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है डेट इज इक्वल टू वर्क डन के बराबर है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम एस से, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी, ऊपर एरो का साइन आ जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डेट इज इक्वल टू वर्क डन, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस आ जाएगा। फिर स्टूडेंट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि फोर्स और जब दो वेक्टर क्वांटिटी के दरमियान डॉट प्रोडक्ट आए तो डॉट प्रोडक्ट अगर उन दो के दरमियान उनको मल्टीप्लिकेशन में डॉट प्रोडक्ट आ जाता है तो डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करने के लिए स्टूडेंट मैंने कहा था कि जब डॉट प्रोडक्ट ख़त्म करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, cos थीटा लगाते हैं, cos थीटा लगाते हैं। अगर क्रॉस होता है इन दो के दरमियान तो फिर हम क्या, कौन सा थीटा यूज़ करते हैं, साइन थीटा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा थीटा है, डॉट है इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन में, तो मैं इनको रिमूव करूंगा तो एफ एस साथ क्या आ जाएगा, cos थीटा। तो W इज इक्वल टू एफ एस इंटू काज ऑफ थीटा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। इक्वेशन 1 ये शो करती है कि अगर किसी बॉडी पे कितनी फोर्स लगी, हम ये कहते हैं कि फोर्स लगी और बॉडी फोर्स ही की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुई, बॉडी मूव किया, हम कहते हैं वर्क डन हुआ। अब वर्क डन बॉडी ने कितना किया तो उसके लिए हम कहते हैं कि W इज इक्वल टू एफ एस काज ऑफ थीटा। अगर हमें कितनी फोर्स बॉडी की लगी हमें यह पता हो, बॉडी ने कितना मूव किया, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया ये पता हो, और ये पता हो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो फोर्स लग रही थी उसके दरमियान और डिस्प्लेसमेंट जो था अर्जेंटली उसके दरमियान कितना एंगल था, इन तीन चीज़ों का पता हो तो हम इस फार्मूले की मदद से ये कैलकुलेट कर लेंगे कि बॉडी ने कितना वर्क डन किया है। तो वर्क डन के लिए फार्मूला मेरे पास क्या आ जाता है, W इज इक्वल टू एफ एस इंटू काज ऑफ थीटा। स्टूडेंट अब हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में
कि सम टाइम ऐसा होता है कि सम टाइम फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर. In this case, we will resolve force into its rectangular component, and we will take that component of the force which is acting in the direction of, and we will take that component of the force which is acting along the direction of displacement. अब स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन है कि कंसिडर अ बॉडी. हम सपोज कर लेते हैं कि एक मेरे पास बॉडी है हुज मास इज m, जिसका मास मेरे पास कितना है m है, प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस. वो एक हॉरिजॉन्टल सी सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है. अब फोर्स F इज अप्लाइड ऑन बॉडी. बॉडी के ऊपर हम फोर्स F अप्लाई करते हैं, मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टली. यानी स्टूडेंट जो अभी हमने फार्मूला पढ़ा था W इज इक्वल टू एफ एस इंटू काज ऑफ थीटा, ये तो उस वक्त जब हमारे पास फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लग रही है तो हमारे पास सिंपली हमारे पास क्या होता है, फोर्स थीटा गिवन हो तो वहां पे हमारे पास बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में है कि हॉरिजॉन्टली मूव करे तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं. लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि फोर्स जो होती है वो डिस्टेंस के साथ एंगल बनाती है. हमने सपोज कर लिया एक बॉडी हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई है जिसका मास मेरे पास कितना है m है, और ये हॉरिजॉन्टली सरफेस से ऊपर पड़ी हुई. इस ब्लॉक वगैरह को फॉर एग्जांपल मेरे पास ब्लॉक है, इसको रस्सी के साथ बांध कर खींच रहे हैं, तो आप देखें स्टूडेंट फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ लग रही है जबकि ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा है. इस केस में हम ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते. उस केस में हम क्या करेंगे, हम एक फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं वर्क के लिए, फार्मूला चेंज हो जाएगा थोड़ा सा. तो इस केस में हम वर्क, ये जो फोर्स लग रही है, एग्जर्ट हो रही है, इस फोर्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पे रिजॉल्व करते हैं. इसके हेड से फोर्स को एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं. अब फोर्स के मेरे पास दो कंपोनेंट बन गए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स रिजॉल्व इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. फोर्स को हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट उसके मसली एग्जाम में ही कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं. तो फोर्स के दो कंपोनेंट के, जो फोर्स ब्लॉक के ऊपर लग रही थी, एक एफ वाई कंपोनेंट इसका बन जाता है और एक एफ एक्स कंपोनेंट बन जाता है. एफ एक्स एंड एफ वाई कंपोनेंट इज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स. अब इस केस में मेरे पास क्या हो जाएगा, फोर्स के लिए जो फार्मूला बनेगा मैं लिख सकता हूं वर्क को डब्ल्यू को एफ डॉट एस. लेकिन देखें फोर्स लग रही थी इस केस में दोनों कंपोनेंट में से जो फोर्स ज्यादा नेट फोर्स इफेक्ट था इस ब्लॉक के ऊपर नेट इफेक्ट की वजह से मूव कर रहा था वो एफ एक्स कंपोनेंट. यहाँ पे फोर्स के दोनों कंपोनेंट लग रहे थे लेकिन ब्लॉक किस कंपोनेंट की वजह से मूव कर रहा था, नेट इफेक्ट जो था वो एफ एक्स कंपोनेंट की वजह से. अगर वाई कंपोनेंट की वजह से ऊपर की तरफ ब्लॉक मूव करता तो फिर हम नेट कंपोनेंट कौन सा लेते, एफ वाई कंपोनेंट. लेकिन इसके केस में ब्लॉक मूव कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो इस केस में हम उसका हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट लेंगे. तो W इज इक्वल टू हमें पता है फोर्स इनटू S, लेकिन फोर्स किस वजह से वर्क डन हो रहा है, एक्स कंपोनेंट की वजह से, तो हमने एक्स कंपोनेंट. ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर रहे हैं इस वजह से एक्स कंपोनेंट लिया. अगर ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करता तो फिर हम कौन सा फोर्स का कंपोनेंट लेते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट. तो W इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू कॉस ऑफ थीटा. W इज इक्वल टू, अब हमें पता है कि एफ एक्स कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है. अब देखें एफ एक्स हम मालूम करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर है स्टूडेंट. अब देखें ये हमारे पास सिचुएशन ऐसी है, ये मेरे पास फोर्स है, ये फोर्स का एफ वाई कंपोनेंट है और ये मेरे पास एफ एक्स कंपोनेंट है. यहाँ पे थीटा बन रहा है. मैं कहता हूँ कि कॉस थीटा किसके बराबर होता है, हमें पता है स्टूडेंट कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. अब cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस मेरे पास क्या है, ये मेरे पास अगर मैं इसको नाम दूं ओ ए बी का नाम दूं तो ये मेरे पास ओ बी बेस है. बेस किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज पे सिंपल मेरे पास फोर्स है. तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एफ एक्स कंपोनेंट किसके बराबर आ जाएगा, एफ इंटू कॉस ऑफ थीटा. तो हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट के लिए पीछे भी हमने स्टूडेंट ये लेक्चर, पिछले लेक्चर में भी हमने 2 लेक्चर पहले हमने जो डिस्कशन की थी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, तो उसमें भी हमने कहा था कि हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट बराबर होता है एफ कॉस ऑफ थीटा. ये हमने सिंपली इसकी डेरिवेशन फिर कर ली. अब हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, एफ एक्स इंटू कॉस ऑफ थीटा. एफ एक्स कंपोनेंट किसके बराबर होता है, एफ कॉस ऑफ थीटा, साथ आ जाएगा एस. अब डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा और डॉट को इंटू एस, डॉट को रिमूव करेंगे तो साथ क्या लगे, कॉस ऑफ थीटा, वो सिंपली मैंने आपको बता दिया. यहाँ से भी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस इंटू कॉस ऑफ थीटा. तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एफ एस इंटू कॉस ऑफ थीटा. ये मेरे पास वर्क डन का स्टूडेंट रिलेशन आ जाता है जब फोर्स और मेरे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंगल बना रहे हैं. तो उस वक्त फोर्स का मेरे पास एक्स कंपोनेंट लिया था, अगर ब्लॉक वाई कंपोनेंट पे मूव करेगा तो ब्लॉक मेरे पास फार्मूला हो जाएगा एफ वाई कंपोनेंट. एफ एक्स के लिए हमने यहाँ पे रिजल्ट डिनोट कर लिया कि एफ एक्स कंपोनेंट एफ कॉस ऑफ थीटा के है. तो ये मेरे पास वर्क के उस वक्त फार्मूला आएगा, यूज होगा जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या बना रहे हैं, एंगल थीटा बना रहे हैं. स्टूडेंट हमने ये डिस्कस कर लिया कि वर्क क्या है,
किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे और बॉडी वो डिस्प्लेस हो, बॉडी कवर फासला करे, बॉडी मूव करे अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में, तो तब हम फिर कहती है कि हमारे पास क्या होता है, वर्क होता है। और वर्क के लिए हमारे पास दो फार्मूला है, जब सिंपली W इक्वल टू एफ एस और जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल बनाए, जैसे हमने कहा कि ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगे तो फोर्स ऊपर की तरफ लग रही थी, जबकि ब्लॉक हॉरिजॉन्टली सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है, उस केस में W इक्वल टू एफ फोर्स का कंपोनेंट आ जाता है, लेकिन हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो एफ कंपोनेंट आएगा, और वर्टिकल मूव कर रहा है ब्लॉक तो एफ वाई कंपोनेंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरा फार्मूला, बेसिक ये दोनों फार्मूले थे वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए। तो सिंपली हमने कहा कि फोर्स लगे किसी बॉडी के ऊपर एक्सर्ट हो और बॉडी फोर्स की वजह से मूव करे, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में मूव करे, तो वर्क अकॉर्डिंग टू फिजिक्स होता है, वर्क होता है। अब कहते हैं कि डिपेंडेंस ऑफ वर्क, वर्क किस चीज पर डिपेंड करते हैं स्टूडेंट? वर्क तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन, मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, के बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई की गई। दूसरी इस चीज पे कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई, बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितना फासला तय किया, इस चीज के ऊपर वर्क कैलकुलेट डिपेंड करता है। जितना ज्यादा फोर्स होगी इतना ही ज्यादा बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा, बॉडी का वर्क होगा। जितना बॉडी ज्यादा डिस्प्लेस करेगी अकॉर्डिंग टू फिजिक्स उसका इतना ही वर्क की वैल्यू होगी। अब तीसरी चीज के ऊपर डिपेंड करती है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल थीटा बन रहा है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब अकॉर्डिंग टू थीटा एंगल वी हैव द थ्री टाइप्स ऑफ वर्क। थीटा के बेस के ऊपर वर्क की हमारे पास स्टूडेंट तीन टाइप्स से आ जाती है वर्क। पहला पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। पहले हम देख लेते हैं पॉजिटिव वर्क को। स्टूडेंट पॉजिटिव वर्क कैसे होता है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल, यानी जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें, फोर्स की डायरेक्शन भी वही हो और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी वही हो, यानी जब हमारे पास थीटा एंगल 0 डिग्री हो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब फोर्स की डायरेक्शन भी यही हो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, और डिस्प्लेसमेंट भी बॉडी उसी डायरेक्शन में करे। थीटा क्या बनेगा इन दो के दरमियान? 0 डिग्री। जब इन दो के दरमियान थीटा एंगल 0 डिग्री बनेगा, उस वक्त बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है जिसमें फोर्स लग रही है, तो हम कहेंगे कि वर्क डन तो हुआ है। कौन सा वर्क डन हुआ है? पॉजिटिव वर्क। यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जब पैरेलल, थीटा इज इक्वल टू 0, इन दिस केस वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव वर्क। उस वक्त हम कहेंगे वर्क डन जो है वो क्या हुआ है? पॉजिटिव वर्क डन हुआ है। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि फ्री फॉलिंग बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब ऊपर से अगर नीचे अर्थ की तरफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो चीजें नीचे अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर नीचे अर्थ की तरफ होती है। जब चीजों पे वो फोर्स लगती है तो चीजें फोर्स की डायरेक्शन में नीचे अर्थ की तरफ मूव करती हैं, तो वर्क डन हुआ। कौन सा वर्क डन की कौन सा वर्क डन है? पॉजिटिव वर्क डन है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चेयर के ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ, हम गाड़ी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वो गाड़ी, वो चेयर, वो ब्लॉक, जो चीजें वो आगे की तरफ मूव करे, तो फिर भी वर्क डन हुआ। इस केस में हमारी फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में। थीटा एंगल क्या बन रहा है? 0। कौन सा वर्क डन है? पॉजिटिव वर्क डन है। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट के मेरे पास वर्क डन पॉजिटिव वर्क डन है। कौन सा वर्क है? पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क होगा यानी W इज इक्वल टू F डॉट S। W इज इक्वल टू एंड F और पॉजिटिव वर्क में थीटा कितना बनता है? 0 डिग्री। अब W इज इक्वल टू एफ एस इंटू काज ऑफ थीटा। पॉजिटिव वर्क में एंगल थीटा 0 डिग्री, तो क्या बन जाएगा? W इज इक्वल टू एफ एस इंटू काज ऑफ थीटा की वैल्यू क्या? 0 डिग्री। काज 0 डिग्री। अब हमें मालूम है कि काज 0 डिग्री किसके बराबर होता है? काज 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, मैक्सिमम वैल्यू होती है। W इज इक्वल टू एफ एस और काज 0 की वैल्यू, काज 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो क्या मेरे पास बन जाएगा? W इज इक्वल टू वर्क डन। कौन सा वर्क डन है? मैक्सिमम वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल क्या बनेगा? 0 डिग्री बनेगा, पैरेलल होंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, उस वक्त जो वर्क डन होगा पॉजिटिव वर्क डन और पैरेलल वर्क डन होगा। पॉजिटिव वर्क डन या मैक्सिमम वर्क डन होगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेगेटिव वर्क डन भी होता है। नेगेटिव दूसरी टाइप से आ जाती है थीटा की बेस पे। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो। फॉर एग्जांपल पैरेलल में तो दोनों की डायरेक्शन सेम थी। बॉडी की डायरेक्शन फॉर एग्जांपल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और बॉडी डिस्प्लेस हो रही है दूसरी डायरेक्शन में, उसी एक्सिस सेम होना चाहिए। ये नहीं कि फोर्स एक्स एक्सिस पे लग रही है, बॉडी वाई एक्सिस पे। फोर्स भी उसी डायरेक्शन एक्सिस पे हो, एक्स एक्सिस के ऊपर हो, और डिस्प्लेसमेंट भी बॉडी उसी डायरेक्शन में, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, थीटा अपोजिट हो। जब थीटा हमारे पास कितना हो जाए? 180 डिग्री। इस सूरत में फोर्स दोनों देखिए, ये दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट उस सूरत में हमारे पास क्या है? एंटी पैरेलल है। पैरेलल तो बराबर होते हैं, एंटी पैरेलल डायरेक्शन अपोजिट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल हो, यानी थीटा जब कितना हो? 180 डिग्री।
उस केस में जो वर्क डन तो होता है, बॉडी देखिए मूव भी कर रही है, लेकिन अब थीटा अपोजिट होने से उस वक्त वर्क को हम नाम देते हैं नेगेटिव वर्क डन। इसकी एग्जांपल हमारे पास है कि वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट जब हम फोर्स वर्क डन करते हैं, बॉडी मूव करती है, तो वो नेगेटिव वर्क डन की एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, अब ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी चीज को अर्थ नीचे की तरफ अपने सेंटर की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अब चीजें जब नीचे की तरफ आ रही हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, उस वक्त तो पॉजिटिव वर्क डन होगा, लेकिन हम कहेंगे वर्क डन हुआ है, पॉजिटिव वर्क डन है। अगर इसी तरह से हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी चीज को नीचे की तरफ खींच रही है, हम उस चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो हम फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं। देखिए एक्सिस दोनों का वाई एक्सिस है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ दोनों अगर हम ड्रा करें, ऊपर से नीचे की तरफ हमारे पास एक्सिस सेम बन रहा है। अब एक्सिस सेम होना जरूरी है, लेकिन हम ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, उस चीज को हम लेकर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इस केस में जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास 180 डिग्री बन रहा है, और इस केस में हमारे पास जो वर्क डन होगा उसको हम कहेंगे कि नेगेटिव। इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है कि हम अगर देखें कुएं से पानी निकालते हैं, तो उस बाकेट को हम, अगर बाकेट को आप स्टूडेंट देखें, तो उस बाकेट हम फोर्स इस रस्सी की मदद से, रोप की मदद से फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे होते हैं, जबकि दूसरी साइड से बाकेट जो होती है हमारे पास, वो ऊपर की तरफ, पानी की भरी हुई बाकेट जो होती है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, फोर्स नीचे की तरफ लग रही है और हमारे पास बाकेट ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो दोनों क्या है, एंटी पैरेलल है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, फोर्स नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इस केस में एंटी पैरेलल है। लेकिन फिर जो वर्क डन हुआ है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, यहाँ पे वर्क डन हुआ है क्योंकि एक्सिस सेम है, वाई एक्सिस। तो अब इस वर्क डन को हम नाम देंगे कौन सा, एंड नेगेटिव वर्क डन का नाम देंगे। यानी मैं कह सकता हूं कि नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क मेरे पास कौन सा है स्टूडेंट, नेगेटिव W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, W इज इक्वल टू एफ एस इंटू काज ऑफ थीटा। अब नेगेटिव वर्क है, थीटा नेगेटिव वर्क में हमारे पास एंटी पैरेलल दो फोर्सेज उस वक्त होती हैं जब उनके दरमियान एंगल 180 डिग्री का बने। अब W इज इक्वल टू एफ एस इंटू काज ऑफ 180 डिग्री, एट थीटा कितना 180, तो 180 डिग्री, और हमें मालूम है काज 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 के बराबर होता है, ये वैल्यू काज 180 की। अब हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू एफ एस, और काज 180 की जगह -1, तो -1 जब एफ एस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एफ एस आ जाएगा। ये मेरे पास कौन सा वर्क आ जाएगा, ये मेरे पास वर्क आ जाएगा नेगेटिव या मिनिमम वर्क आ जाएगा, मिनी वर्क। तो वर्क डन तो होगा, लेकिन इस वर्क को हम कहेंगे कौन सा वर्क डन है, नेगेटिव वर्क डन है। तो स्टूडेंट जीरो वर्क थर्ड टाइप से आ जाती है। जीरो वर्क यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर राइट एंगल, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ 90 का एंगल जब बना रहे हूँ, उस वक्त जो बॉडी वर्क डन करती है वो जीरो वर्क डन या नील वर्क डन, कोई वर्क डन नहीं होती जब एंगल कितना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान बने 90 का। इसकी एग्जांपल फोर्स अप्लाई ऑन वॉल। देखिए फॉर एग्जांपल फोर्स, हम वॉल है, ये मेरे पास वॉल है, इस वॉल के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब देखें ये फोर्स की डायरेक्शन आगे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट की, ये जो वाल है इसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इन दो के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 90। इस केस में हमारे पास कोई वर्क डन नहीं होता, वर्क डन नहीं होता, जीरो वर्क डन होता है। हमारे पास जीरो वर्क डन कब होता है, जब एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के एंगल दरमियान एंगल कितना बने, 90 का बने। अब हम कह सकते हैं कि जीरो वर्क डन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, W इज इक्वल टू एफ एस इंटू काज ऑफ थीटा। अब क्या हुआ, काज थीटा हमारे पास कितना है, इस केस में 90 डिग्री है। अब लिख सकते हैं W इज इक्वल टू एफ एस इंटू काज ऑफ 90 डिग्री, एंड एज वी नो डेट काज 90 डिग्री इज इक्वल टू, काज 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, काज 90 इज इक्वल टू 0, तो W इज इक्वल टू एफ एस इंटू काज 90 की जगह हम पुट करेंगे 0, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 डेट इज इक्वल टू 0। W इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 वर्क डन होगा जब बॉडी डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, डिस्टेंस के दरमियान, डिस्प्लेसमेंट के दरमियान और अप्लाइड फोर्स के दरमियान एंगल कितने का बने, 90 डिग्री का बने, तो उस वक्त वर्क डन होगा 0। स्टूडेंट हमने आज डिस्कस किया वर्क डन और उसकी टाइप्स। हमारे पास वर्क डन क्या है, फिजिक्स ये कहती है कि जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और बॉडी फोर्स ही की डायरेक्शन में मूव करे, डिस्प्लेस करे, उसी एक्सिस के ऊपर, एक ही एक्सिस के ऊपर मूव करे अप्लाइड फोर्स ही की डायरेक्शन में, तो हम कहते हैं कि हमारे पास वर्क डन, वर्क इज सेड टू बी डन। फिर हमने कहा कि वर्क तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, अप्लाइड फोर्स की मैग्नीट्यूड पे, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड पे, और हमारे पास एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के। अब फार्मूले के हमारे पास दो बने थे, एक हमारे पास फार्मूला बना था W इज इक्वल टू एफ एस और W इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू काज ऑफ थीटा। ये उस वक्त जब फोर्स एंगल ना बना रही हो डिस्प्लेसमेंट के साथ, और ये फार्मूला उस वक्त यूज होता है जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं।
और उसके बाद 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है एंगल के दरमियान, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल जो बन रहा है उस पर वर्क डन डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के दरमियान और अप्लाइड फोर्स के दरमियान। और हमने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ थीटा हमारे पास वर्क डन की 3 टाइप्स हैं। पॉजिटिव वर्क डन, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हो, मीन के थीटा 0 बने, उस वक्त वर्क डन जो होता है वो पॉजिटिव वर्क डन होता है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान थीटा एंगल जो है वो हमारे पास 180 का बने, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, तो उस वक्त जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव वर्क डन होता है। और 0 वर्क डन कब होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल थीटा जो बने वो 90 का बने, तो उस वक्त कोई वर्क डन नहीं होता। ये हमारे पास वर्क डन की 3 टाइप्स आ जाती हैं। और वर्क डन के स्टूडेंट हमने जो यूनिट जो डिस्कस किए वो हम नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट डिस्कस करेंगे और साथ एनर्जी के रिलेशन डिस्कस करेंगे। तो होमवर्क स्टूडेंट ये है कि आपने इसकी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपने पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 वर्क डन की मैथमेटिकल फॉर्म करनी और वर्क की डेफिनेशन लिखनी है। थैंक्स स्टूडेंट।